नमस्कार। आज एक बार फिर से दिव्यांग शख्सियत में मैं बात करूंगा एक ऐसे महान दृष्टिबाधित व्यक्तित्व के विषय में जिन्होंने स्वयं कम जीवन जिया, परंतु दुनिया के लाखों करोड़ों दृष्टिबाधितों को सुखद, समृद्ध और लंबा जीवन जीने का मंत्र दिया, रास्ता बताया, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दृष्टिबाधितों की सेवार्थ समर्पित कर दिया और इसी समर्पण की भावना ने उन्हें हम दृष्टिबाधितों का मसीहा बनाया। जी हाँ, मैं आज बात करूंगा एक महान संगीतकार, इतिहासकार, आविष्कारक और शोधकर्ता, आध्यात्म से जुड़े महान व्यक्तित्व लुई ब्रेल साहब के विषय में। हालांकि लुई ब्रेल साहब के बारे में सभी को जानकारी है, किंतु मैं उनके जीवन से जुड़ी, ब्रेल लिपि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करना चाहूँगा, जिसकी आमतौर पर कम ही चर्चा होती है या फिर नहीं होती है, कि किस तरह से लुई ब्रेल साहब के द्वारा तैयार की गई ब्रेल लिपि को लेकर स्कूल में छात्रों के दो गुट बने, एक लंबा संघर्ष चला और लुई साहब के जो गुरु थे, पिग्नियर साहब, जो वहाँ के एचएम थे पहले ब्लाइंड स्कूल के, उनको वहाँ से निकाल दिया गया एक किताब के चलते। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करूँगा। लुई ब्रेल साहब के विषय में चर्चा करूँ उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारत सहित यूरोप में विकलांगों की स्थिति मध्यकाल या उसके उत्तरार्ध तक बहुत अच्छी नहीं थी। जहां यूरोप में विकलांगों को जादू टोना, तंत्र मंत्र और बलि के लिए काम में लिया जाता था, वहीं भारत में भिक्षावृत्ति जैसे घृणित कार्य कराए जाते थे। यानी भारत में भी विकलांगों की स्थिति दयनीय थी। हालांकि विकलांगों के विषय में इतिहास में बहुत कुछ लिखा नहीं गया है। बेशक उस दौर में भी संख्या काफ़ी हो, क्योंकि लगातार युद्ध, महामारी आदि से लोग विकलांग होते थे और उस समय कोई चिकित्सा व्यवस्था बेहतर ढंग की नहीं थी। कुछ जानकारी जो यूरोपियन विश्वविद्यालय हैं उनकी लाइब्रेरी से शोध पत्रों के रूप में मिलती है, या फिर कुछ फुटकर जो लेख प्रकाशित हुए उनके जरिए जानकारी मिलती है। भारत की यदि बात करें तो एक इतिहासकार हुए हैं अल-बरूनी, उन्होंने थोड़ा बहुत जिक्र भारत के विकलांगों का किया है और बताया कि जब भारत में कोई आक्रमण करता था तो गांव के गांव खाली हो जाते थे। लोग अपने जीवन की सुरक्षा के लिए जंगलों में, पहाड़ों की तरफ पलायन करते, वहाँ शरण लेते, लेकिन ऐसे दुर्गम स्थानों पर विकलांगों का साथ चलना संभव नहीं था। उन्हें गांव में ही छोड़ दिया जाता था अपने हाल पर। और ये सोच बनी हुई थी समाज की कि आक्रांता इन पर रहम करेंगे, दया करेंगे, इन्हें नहीं मारेंगे, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और दूसरी सोच ये थी कि अगर हत्या भी कर दी जाएगी तो एक जो कठिनाई भरा जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह की जो सोच समाज के अंदर पनपी हुई थी। तीन महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि एक तो विकलांगों का संघर्ष भरा, कठिनाई भरा जीवन, और उससे कठिनाई भरे जीवन में विकलांगों की उपलब्धियां, चाहे वो कभी सूरदास हों, यूरोप में जॉन मिल्टन, भारत में एक और जो कि साहित्यकार संत थे स्वामी विरजानंद जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के गुरु, जो कि एक शिक्षा केंद्र भी चला रहे थे, लेखन कार्य भी कर रहे थे। तो ये सभी दृष्टिबाधित थे, लेकिन उन तमाम बाधाओं के बीच रहकर ये साहित्य सृजन कर रहे थे। और इन सबको जो एक संबल मिला, वो मिला आध्यात्मिक जो केंद्र थे उनसे।
यानी किसी भी देश में उस समय कोई सहारा मिला, कोई संबल मिला, तो वो धार्मिक संस्थानों से, जो सामाजिक संस्थान थी, उनसे ही संबल मिला, जो आज तक भी चला आ रहा है। सबसे अधिक मदद इनसे मिलती थी। लेखन कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। कोई एक्सेसिबिलिटी जैसी सुविधा नहीं थी, कोई इनको लेकर एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। और एक्सेसिबिलिटी का जो कार्य पहली बार शुरू हुआ तो वो लुई ब्रेल साहब के द्वारा हुआ, ब्रेल लिपि के रूप में। और उसी दौर में एक सांकेतिक भाषा पर भी काम शुरू हो गया था यूरोप में। तो यानी दोनों एक्सेसिबिलिटी के जो कार्य थे वो एक ही दौर में शुरू हुए थे। यानी ब्रेल लिपि का पहले शुरू हुआ था, कुछ समय बाद उसका सांकेतिक भाषा का भी शुरू हुआ था। अब बात करते हैं लुई साहब के विषय में। तो लुई साहब का जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस के समीप एक कुप्पे नामक स्थान पर। 3 भाई बहन थे। 3 वर्ष की जब इनकी उम्र थी तो एक दुर्घटना के चलते इनके दाईं आंख की रोशनी चली जाती है। इनके पिता घोड़ों की जीन बनाने का कार्य करते थे और एक दिन ये अपने पिता के कार्य की नकल कर रहे थे और एक नुकीले औजार से चमड़े को भेद रहे थे और वो औजार उस चमड़े से फिसल कर इनकी आंख में जा लगता है। वो पीड़ित हो जाते हैं और उस आंख की रोशनी चली जाती है। उस समय माता पिता ने यथासंभव यथाशक्ति जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी उसके हिसाब से इलाज भी कराया, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे एक आंख का संक्रमण दूसरी आंख तक पहुंचा और 5 साल की उम्र तक वो दूसरी आंख की भी दृष्टि जा चुकी थी। यानी लुई साहब के लिए ये सबसे कठिनाई भरा दौर था, वक्त था, और उनके लिए इसलिए भी मुश्किल था कि बहुत छोटी उम्र में ये सब हुआ, उनको इतनी समझ नहीं थी। उनके माता पिता के लिए भी ये मुश्किल भरा दौर था कि आगे भविष्य क्या होगा। ऐसी कोई संस्थान या स्कूल जैसी कोई बात नहीं थी। हालांकि स्कूल स्थापित हो चुका था लेकिन उसकी जानकारी इन्हें नहीं थी। उनके पिता ने सबसे पहला जो कार्य किया लुई साहब के लिए वो ये कि उनकी मोबिलिटी के लिए एक छड़ी तैयार की और उस छड़ी पर नक्काशी की। एक नक्काशीदार छड़ी लुई साहब को दी और उन्हें चलना फिरना सिखाया। यानी लुई साहब ने मोबिलिटी सीखी, चलना फिरना सीखा और उससे उनको काफ़ी राहत मिली। आगे चलकर उनके जो गांव के जहाँ उनका जन्म हुआ वहीं एक चर्च था और उस चर्च में एक पादरी थे। उनसे मुलाकात होती है उनके फादर की और बाद में वो लुई साहब को भी मिलाते हैं। कुछ समय तक उन्होंने लुई साहब को शिक्षा दी, आध्यात्मिक चिंतन के विषय में बताया और उसके बाद में उनका जो एडमिशन है वो दुनिया का पहला ब्लाइंड स्कूल जो कि फ्रांस में खुला, रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड यूथ। और इस इंस्टीट्यूट की स्थापना फ्रांस के एक समाज सेवी परोपकारी व्यक्ति थे, वैलेंटाइन होय। तो वैलेंटाइन होय ने ये स्कूल स्थापित किया था और इसकी शुरुआत 3 छात्रों से होती है। उस समय तक इसमें संगीत, मौखिक रचनाएं, आध्यात्मिक चिंतन ये सब कराया जाता था। ब्रेल लिपि जैसी कोई सुविधा उस समय तक नहीं थी, उसके विषय में कोई नहीं जानता था। 1815 के आसपास लुई साहब ने इसमें एडमिशन लिया और ये वो दौर था जब फ्रांस में राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल मची हुई थी, सामाजिक स्थिति डामाडोल थी। ये सब उस समय चल रहा था। फ्रांस की जो क्रांति 1789 में हुई उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन शुरू होता है।
स्टेट डायरेक्टरी की स्थापना होती है 1805 में, और एक विश्व विजेता बनने का नेपोलियन सपना देखने लगता है और वो लगातार युद्धरत रहता है। तो ये विकलांगों के लिए बहुत मुश्किल दौर था फ्रांस में, जहाँ चर्चों को लेकर आम जनता में आक्रोश था, क्योंकि वहाँ पादरियों का शासन प्रशासन में हस्तक्षेप था, उनका इंटरफेयर था। इसको लेकर भी आगे चलकर 1821 की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले 1819 तक लुई साहब ने अच्छा खासा पियानो बजाना सीख लिया था, संगीत में महारत हासिल कर ली थी काफ़ी हद तक, और वो चर्च में कार्यक्रम भी देने लगे। धार्मिक कार्यक्रम जब होते उसमें शामिल होते थे। 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट ने एक आदेश जारी किया और उसमें कहा गया कि एक ऐसी पद्धति तैयार की जाए जो सैनिक हैं वो रात्रि के समय बिना किसी आवाज़ के, बिना बातचीत किए, बिना किसी उजाले के वो संदेशों को पढ़ सकें। जो गुप्त संदेश भेजे जाते थे उनको आसानी से पढ़ सकें। और ये जिम्मेदारी ली फिर चार्ल्स बारबियर ने, जो कि एक सेना अधिकारी थे। उन्होंने इस पर काम शुरू किया और एक 12 बिंदु वाली ब्रेल लिपि तैयार की। और ये लिपि जो थी ह्यूई नाम से प्रचलित थी, और इसमें ये जो है लैटिन भाषा लिखी जाती थी। लेकिन सैनिकों को इसे दिया गया, लेकिन सैनिकों को इसमें सबसे बड़ी कठिनाई इसमें लगने वाला समय और बिंदुओं की अधिकता थी। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि शासक था फ्रांस का, उसने इसे नकार दिया, खारिज कर दिया। उसके बाद में एक अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी उस समय, और इसमें लिखा गया था कि ये जो पद्धति थी 12 बिंदु वाली जो लिपि थी, ये दृष्टिबाधित लोगों के काम आ सकती है। इस तरह की खबर वहाँ प्रकाशित हुई थी, यानी उसे सार्वजनिक करने की बात उस समय की जा रही थी। ये खबर मिलती है जो कि उस स्कूल के एचएम थे, डॉक्टर अलेक्जेंड्रे फ्रांस वारे पिग्नियर साहब को ये सूचना जब मिलती है तो वो सेना अधिकारी चार्ल्स बारबियर से अनुरोध करते हैं और उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट में आमंत्रित करते हैं। चार्ल्स बारबियर साहब आते हैं और वो सारी जानकारी ब्रेल संबंधित, जो 12 बिंदु वाली ब्रेल थी, उसकी पिग्नियर साहब को देते हैं। पिग्नियर साहब को वो कुछ समय तक ये लिपि सिखाते हैं। पिग्नियर साहब जब उनसे लिपि सीख लेते हैं, उसके बाद में बाकी छात्रों को सिखाते हैं, जिनमें लुई ब्रेल भी शामिल थे। इस लिपि की खास बात यह थी कि ये लैटिन भाषा में लिखी जाती थी, और उस समय जो कठिनाई इसको पढ़ने में होती थी, उससे कहीं ज़्यादा कठिनाई इसको लिखने में होती थी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं जा सकता था, क्योंकि एक शब्द को पढ़ने में भी पूरी उंगली को उस 12 बिंदुओं तक ट्रेस करना होता था, और एक शब्द में लगभग 100 के आसपास बिंदु हो जाते थे, तो उसमें बहुत समय लगता था। फिर भी लगातार मेहनत करने से प्रयास करते रहे। कुछ छात्रों ने रचना शुरू किया, कुछ पिग्नियर साहब लिखते थे। इस तरह से वहाँ पर लाइब्रेरी में छोटी मोटी 14 किताबें तैयार कर दी गई। लेकिन लुई साहब को ये रास नहीं आई लिपि, और उस समय जो वर्णमाला को पहचाना जाता था जिस कागज पर लिखकर, वो उसके बिंदियां भी मिट जाती थी, और इतनी अधिक बिंदियां होती थी तो उसमें बड़ी दिक्कत आने लगी। और इस समस्या का जब उनके पिता को पता चला, लुई साहब के जो पिता थे, उन्होंने उस वर्णमाला को चमड़े पर लिखवाया, यानी वर्णमाला, ताकि जो उसके बिंदु हैं वो मिट नहीं सके, इसलिए उनको चमड़े पर उभारा गया, उस पर लिखा गया पहचानने के लिए।
अब लुई साहब ने जब उनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, इसको सरल बनाया जाए, और उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। यानी 1821 में ही इस पर कार्य शुरू कर दिया था, और 21 में ही नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु भी हो गई थी। यानी मुझे जहाँ तक जानकारी है 5 मई 1821 में वाटरलू का जो युद्ध था उसमें उसकी मौत हो जाती है। 3 साल तक लुई साहब इस पर काम करते हैं, प्रयास करते हैं, और 3 साल में उनको सफलता भी मिल जाती है। यानी 6 बिंदु वाली ब्रेल लिपि तैयार हो जाती है 1824 तक। कुछ जो प्रतीक थे, सिंबल्स थे, वो तैयार नहीं होते हैं, वो कार्य वो आगे करते हैं। यानी 1825 तक उन्होंने ये भी कर लिया था। कुछ संगीत के जो प्रतीक थे, चिन्ह थे, उनको छोड़कर गणित के चिन्ह तैयार कर लिए थे। 29 तक इस पर कंप्लीट ये काम हो जाता है 6 बिंदु वाली ब्रेल लिपि पर। और इसके बारे में जब ये 1824-25 में तैयार हुई थी तो पिग्नियर साहब को तो इसके विषय में सारी जानकारी थी। पिग्नियर साहब इसको अपना चुके थे व्यक्तिगत रूप से, और इस पर लिखना भी शुरू कर दिया था। लुई साहब भी लिख रहे थे, पत्र व्यवहार भी हो रहा था। पिग्नियर साहब ने छात्रों को जोड़ना शुरू किया इससे, क्योंकि जो वहाँ का प्रशासन था रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड का, वो नई ब्रेल लिपि को नहीं मानने वाला था। वो पुरानी ब्रेल लिपि जो कि वहाँ की आधिकारिक लिपि थी, जो पढ़ाई जाती थी, उसी के पक्ष में था। तो पिग्नियर साहब ने इसके लिए बच्चों को तैयार किया और उनको ब्रेल लिपि सिखाना शुरू किया। जो 6 बिंदु वाली ब्रेल लिपि थी वो लुई साहब ने और पिग्नियर साहब ने बाकी के जो स्टूडेंट थे उनको भी सिखाना शुरू किया, और उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, इस लिपि के प्रति रुचि पैदा करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक किताब लिखी। यानी 6 बिंदु वाली जो ब्रेल लिपि थी उसमें एक किताब लिखी थी, और ये पहली किताब थी उस ब्रेल लिपि में लिखी जाने वाली, जो कि पिग्नियर साहब ने लिखी, और इस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस लिखी थी। जब ये बच्चों को दी गई थी 1829 की बात है, और बच्चों ने इसे पढ़ा तो उनको पढ़ने में बहुत आसानी हुई। इसमें बहुत कम समय लगा और आसानी से पढ़ लिया था। इसको पढ़कर उनमें बड़ी रुचि जागी ब्रेल लिपि को लेकर। लेकिन ये खबर धीरे धीरे बच्चों के थ्रू पिग्नियर साहब की जो शिकायत के रूप में वहाँ के प्रबंधन को पहुँचता है, या जो प्रशासन था स्कूल का, उस तक ये खबर पहुँचती है। उस समय जो वैलेंटाइन होए, जो कि जिन्होंने संस्था की स्थापना की, वो नहीं थे, वो सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनके उत्तराधिकारी इस पर कार्य कर रहे थे, वो चला रहे थे। वो काफ़ी पिग्नियर साहब के इस कार्य से नाराज हुए और उन्हें वहाँ से जाने का आदेश दे दिया। यानी उनका इस्तीफा लिया और HM का पद छोड़कर जाने के लिए बोल दिया। लेकिन पिग्नियर साहब जाने से पहले अपना जो काम था वो पूरा कर चुके थे। यानी छात्रों का एक ऐसा दल तैयार कर चुके थे जो आगे ब्रेल लिपि के लिए संघर्ष करेगा। उनके जाने के बाद में लुई साहब को वहाँ पर शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, लेकिन लुई साहब ने भी अपना कार्य जारी रखा। ब्रेल लिपि में जो 6 बिंदु वाली लिपि थी, सरल लिपि, उसमें लेखन कार्य लगातार करते रहे। किताबें लिखने लगे और छात्रों को उस लिपि में पढ़ाने लगे। यानी आधिकारिक तौर पर नहीं, निजी तौर पर वो उसको सिखाने लगे। आधिकारिक तौर पर केवल 12 बिंदु वाली ब्रेल लिपि ही उस समय तक सिखाई जा रही थी। आपस में पत्र व्यवहार भी करते थे, और खास बात यह है कि जो लुई साहब के जो पत्र उस समय लिखे गए थे और उस समय की जो किताबें, उपकरण, 12 बिंदु वाली किताबें, 6 बिंदु वाली, आज भी लुई साहब के नाम से जो संग्रहालय है उसमें मौजूद हैं।
वहाँ पर उनके 3 बॉक्स हैं और उनमें ये तमाम जो पत्र और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ पर। तो लुई साहब 1829 से लेकर आगे तक इस पर कार्य करते रहे। यानी अब उनका प्रयास था कि लोगों तक इसको पहुंचाया जाए, यह उनका उद्देश्य था। छात्रों से आगे स्कूल से बाहर भी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि इसके लिए आगे कार्य हो सके, और वह सब उसके लिए करते रहे। अब बात करते हैं 1834 की। लुई साहब लगातार प्रयास कर रहे थे ब्रेल लिपि के लिए। 1834 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक्सपोजिशन इंडस्ट्रीज की तरफ से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, और इस आयोजन में लुई साहब को भी ब्रेल लिपि का प्रदर्शन हेतु आमंत्रित किया था। लुई साहब अपने साथ कुछ ब्रेल किताबें और ब्रेल संबंधित उपकरणों को साथ लेकर प्रदर्शनी में पहुंचते हैं और पहली बार लोगों को ब्रेल लिपि का महत्व समझाते हैं, ब्रेल लिपि के बारे में बताते हैं, और यहीं से ब्रेल लिपि को लोकप्रियता मिलने शुरू होती है। यानी पहली बार 1834 में ब्रेल लिपि को बहुत अधिक लोकप्रियता मिली, और उसके बाद ये लोकप्रियता का सिलसिला आगे जारी रहा। 1834 से और 39 तक लुई साहब एक चर्च के आयोजक भी रहे। उनको आमंत्रित किया गया, और ये चर्च था सेंट निकोलस जेम्स का, जिसकी तरफ से लुई साहब को आमंत्रित किया और आयोजक का पद उन्हें सौंपा गया। 39 के बाद में वो दूसरे चर्च के आयोजक रहे, और ये चर्च था सेंट पॉल का। यानी 2 जो चर्च थे उनके ये आयोजक रहे। और उसके बाद खास बात यह है कि लुई ब्रेल साहब को उसके बाद फ्रांस के सैकड़ों जो चर्च थे उनकी तरफ से आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो केवल 2 ही जो चर्च थे उनमें उनकी जिम्मेदारी संभाली। उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा, क्योंकि लुई साहब तपेदिक से ग्रसित थे, और उस समय ये एक लाइलाज बीमारी थी। दूसरी एक और बीमारी से लुई साहब घिरे हुए थे, और ये बीमारी थी अस्थमा की। यानी 2 बीमारियों से लुई साहब जो है पीड़ित थे, और उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला गया, क्योंकि इलाज नहीं था उस समय तपेदिक का। लगातार वो कार्य करते रहे, लंबे समय तक उन्होंने लेखन कार्य किया, उसका भी उनके जो है स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। 1850 तक लुई साहब के जो स्वास्थ्य की स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो चुका था, और 1852 में वो दुनिया छोड़ जाते हैं। 1852 में लुई साहब का देहावसान हो जाता है, लेकिन एक सपना जो उन्होंने देखा वो उनके जीते जी पूरा नहीं हुआ था, और ये सपना था जो ब्रेल लिपि थी उसको मान्यता दिलाने का। यानी उनके स्कूल में जहाँ से उन्होंने अध्ययन किया, जहाँ पर अध्ययन कराया, उस विद्यालय ने उनके जीते जी उनकी ब्रेल लिपि को मान्यता नहीं दी थी।
और ये कार्य पूरा हुआ, जो उनका सपना था वो पूरा हुआ उनके निधन के 2 साल बाद, यानी 1854 में एमसीडम का जो विद्यालय था उसने इसे पूरा किया। यानी उन्हीं छात्रों ने जो लुई ब्रेल साहब के साथ मिलकर संघर्ष कर रहे थे 6 बिंदु वाली ब्रेल लिपि को मान्यता दिलाने के लिए, लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया। आने वाले जो छात्र थे उन्होंने संघर्ष किया और उनकी जिद के कारण ब्रेल लिपि को मान्यता मिली। यानी पहली बार 1854 में उस विद्यालय ने लुई साहब द्वारा तैयार की गई ब्रेल लिपि को मान्यता दी। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ, केवल ये स्कूल की तरफ से आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली। अब इस सरकार से संघर्ष करना बाकी था, उसके लिए भी प्रयास शुरू हुए, लेकिन सफलता लंबे समय तक नहीं मिली। इसके बाद में 1873 में यूरोप में एक पैन सम्मेलन आयोजित होता है और इसमें जो दुनिया के बुद्धिजीवी दृष्टिबाधित लोग थे, शिक्षक थे, उसमें दूसरे जो लोग थे वो शामिल हुए और इसमें ब्रेल लिपि की मान्यता को लेकर और जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दृष्टिबाधित शिक्षकों की नियुक्ति, उनके द्वारा शिक्षा की व्यवस्था, इस पर चर्चा हुई। और ये पहली बार हुआ 1873 में, जब एक ब्रेल लिपि की मान्यता को लेकर सम्मेलन आयोजित हुआ। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की वो एक डॉक्टर थे और बताया जाता है वो दुनिया के पहले दृष्टिबाधित चिकित्सक थे, थॉमस रॉड्स आर्मिटेज। ये ब्रिटेन के थे और इन्होंने ही सबसे पहले ब्रेल लिपि की मान्यता के लिए यूरोप में, यानी ब्रिटेन सहित जो दूसरे देश थे उसमें ब्रेल लिपि की मान्यता को लेकर वकालत की। आगे चलकर इसकी जिम्मेदारी ब्रेल लिपि के लिए संघर्ष का जो कार्य था वो हेलन केलर ने उठाया और लुई साहब के बाद में सर्वाधिक जो प्रयास किया, विभिन्न देशों में घूम घूम कर, वो हेलन केलर को ये श्रेय जाता है। यानी जिस दिव्यांग ने ब्रेल लिपि का निर्माण किया और उसको दुनिया में पहुंचाने तक का जो बीड़ा उठाया, उसको मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष किया, वो भी विकलांगों के द्वारा किया गया था। और हेलन केलर जिस देश की निवासी थी, जहां वो अध्ययन कर रही थी, उस देश ने 1916 तक, यानी यूएसए ने 1916 तक ब्रेल लिपि को मान्यता नहीं दी थी। जितने भी उस दौर में स्कूल चल रहे थे, स्कूल खुले हुए थे, वो सामाजिक संस्थाएं थी, निजी तौर पे वो खोले गए थे, जो कि अनुदान पर चल रहे थे। और दुनिया का जो दूसरा स्कूल खुला वो स्कॉटलैंड में खुला था और इस स्कूल की स्थापना प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, दूसरी चीज़ों का आविष्कार किया, ग्राहम बेल ने इस स्कूल को स्थापित किया, क्योंकि उनके घर में 2 दिव्यांग थे और उस पीड़ा को उन्होंने करीब से महसूस किया